कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, ये हमारा पहला पार्ट है कक्षा 12 फिजिक्स सेकंड पेपर का। और ये पहले लेसन जो हमारे सामने आया हुआ है, इस पहले लेसन से रिलेटेड आज आपको न्यूमेरिकल समझाने जा रहे हैं। और न्यूमेरिकल तभी आ सकता है जबकि आपको फार्मूले क्लियर रहे। एक और बात बता दे रहे हैं, 2 in 1 काम है उनेसा जी, ध्यान सुनिएगा कि जो न्यूमेरिकल अभी कराने जा रहे हैं समझा करके, पूरा हूबहू वही न्यूमेरिकल एक और पाठ में मिलेगा। तो यहाँ समझे रहोगे तो वहाँ आराम से लगा लोगे, यही न्यूमेरिकल में वहाँ मिलेंगे। और वो पाठ है तरंग गति का पहला चैप्टर, प्रकाश की तरंग प्रकृति। तो वहाँ भी यही न्यूमेरिकल मिलेंगे बेटा, हूबहू यही न्यूमेरिकल मिलेंगे, बिल्कुल बदले हुए नहीं रहेंगे। तो यहाँ समझे रहोगे तो वहाँ भी काम दे जाएगा। कौन सा चैप्टर? प्रकाश की तरंग प्रकृति, तरंग गति का पहला लेसन जो है उसी में मिलेगा ये न्यूमेरिकल। उसमें इतने ही न्यूमेरिकल हैं जो उतना बोले हैं, 15 न्यूमेरिकल है। तो भाई दबे यहाँ पहले आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रहे हैं। सबसे पहले जो लोग नहीं पढ़े हैं उन्हें भी सूत्र वगैरह समझ में आ जाए, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मिस्टर देवेश चंद्र पांडे, अपवर्तनांक, यहां पर देखिए अपवर्तनांक 1n2 मीन्स पहले माध्यम के सापेक्ष। पहला सूत्र यही है जो बता रहा हूं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा साइन आई बटे साइन आर, ये स्नेल सूत्र है। पहले माध्यम में आपतन कोण बटे दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण की साइन। इज दैट क्लियर? और इसी का दूसरा सूत्र है V1/V2, माने पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसको भी हम बोलते हैं अपवर्तनांक। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये लिखा हुआ है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर या V1/V2। एक और चीज देखिए, माध्यम का अपवर्तनांक, जैसे कहें जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो जानते रहिए माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर C/V। क्या सूत्र लिखे हैं बेटा? C का मतलब है वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश चाल। और V का मतलब है जिस माध्यम में पूछ रहा है उसमें प्रकाश की चाल। तो वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। या इसे ही एक और सूत्र कोसेक IC से डिनोट करते हैं, कोसेक IC। अच्छा, ये सूत्र समझ गए हो, क्लियर हो गया हो, तो एक और सूत्र जानिए। यहाँ पर देखिए, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल, ध्यान से देखो, जैसे कह देगा कांच में प्रकाश की चाल बताओ, तो इसी सूत्र से n बराबर C/V। V यहाँ लाओ तो यदि यहाँ जाएगा कि नहीं? तो C/A। ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, माध्यम में प्रकाश की चाल C/A। जैसे कह दिया कि हीरे का अपवर्तनांक 2 है, हीरे में प्रकाश की चाल बताओ, तो C/N सूत्र हुआ।
सी माने वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और नीचे जो उसका अपर्तनांक है उसी भाग इधर क्लियर। तो कहाँ प्रकाश की चाल आ जाएगी, गिरे। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल निकालने के लिए यह सूत्र बहुत ज्यादा यूज है। वायु में प्रकाश की चाल को माध्यम में प्रकाश को अपर्तनांक से भाग दे देंगे। ऐसे ही माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पूछे तो λ/n, लैम्डा मतलब होता है वायु में तरंगदैर्घ्य, वायु में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। वायु में जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है उसे अपर्तनांक से भाग दे देंगे तो माध्यम में तरंगदैर्घ्य आ जाएगी। तो ध्यान से देखो, अगर कभी जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको भी समझ में आना चाहिए, सूत्र ही तो बता रहा हूं। अगर प्रकाश की चाल माध्यम में पूछे तो क्या सूत्र अप्लाई करोगे, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर c/n, माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बराबर λ/n। तो यहाँ वायु में तरंगदैर्घ्य को अपर्तनांक से भाग दे दोगे, यहाँ वायु में चाल को भाग दे दोगे। ये सूत्र क्लियर है। दो और सूत्र इसी अभ्यास के, यहाँ ध्यान दीजिए। 2n1 माध्यम की अदला बदली होती है तो आपको बताए हैं अपवर्तनांक क्या हो जाते हैं, व्युत्क्रम उल्टा। जैसे कहें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8 है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/9, ठीक है, पलट जाएगा। जैसे कहें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 2/3। तो इस तरह से माध्यम की अदला बदली होने पर अपवर्तनांक व्युत्क्रमित हो जाएगा। सो रहे हो क्या? तो इस तरह से देखो जरा एक और सूत्र, अगर जो है कहे 2n3, एक और सूत्र देख लीजिए, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। हम आपको ट्रिक बताए हैं, जो बाद में रहता है उसको ऊपर लिखते हैं 1n3 और जो पहले रहता है उसको नीचे 1n2। और बच्चों इतने ही सूत्रों पर ये आपकी जो 14-15 सवाल आपको बोले हैं सभी हैं। एक बार फिर से देखिए, सवालें सब एक एक लाइन की है, एक लाइन 2 लाइन की। ध्यान से देखिए जरा समझिए। सबसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक का सूत्र याद रखिए, sin I/sin r, या वायु में प्रकाश की चाल और बटे पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम का अपवर्तनांक पूछे तो n बराबर c/v, ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। और ऐसे ही अगर क्रांतिक कोण दिया रहे तो माध्यम का अपवर्तनांक कोशिक I/c। और बच्चों माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, और अगर माध्यम में तरंगदैर्घ्य पूछे तो λ/n, और माध्यम की अदला बदली करवाए तो 1 हो जाएगा, और 2n3 रहे तो 1n3/1n2। जैसे WNG पूछे, अगर मान लो कहे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जैसे अगर कहे WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताओ, तो सत्यम जैसा कि ट्रिक बता, नीचे वाला ऊपर, तो माने G का अपवर्तनांक ऊपर और W का अपवर्तनांक नीचे है। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, खट से आंसर आ जाएगा। हम लोग कल की क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे और रोहन यादव ये जैसा कि जान रहे हो हमने आपको फार्मूले एक्सप्लेन किए थे इस तरह के अभ्यास की सवालों को लगाने के लिए। तो सबसे पहले देवेश चंद पांडे, पहला सूत्र जो है आप ये जाने थे, अपवर्तनांक n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इक्वल c/v, मतलब किसी माध्यम का अपवर्तनांक वायु में चाल बटे माध्यम में चाल। स्वाति वर्मा जी, इसी को हम लोग sin I/sin r और इसी को v1/v2 भी बताए थे। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में चाल। और ऐसे ही बच्चों आपको एक्सप्लेन किए थे, अगर याद हो क्लियरली आपको जो है, तो हमने समझाया था आपको कि अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जानना हो तो c/n, तरंगदैर्घ्य दीपिका किसी माध्यम में जाननी हो तो λ0/n, यही बताए थे। और आपको यह भी बताए थे कि
क्रांतिक कोण के पदों में अपवर्तनांक n बराबर कोसेक IC। और इन्हीं के साथ सवालें चल रही थी। 11 नंबर का सवाल शिवांशु पांडे। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, इस माध्यम का परिमाण क्या होगा? किसी माध्यम में, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, प्रश्न नंबर 11 हम आपको समझा रहे हैं और बता भी रहे हैं। इस तरह से समझिए उनेसा जी कि आपको भी आ जाए। तो ध्यान दीजिए, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, उस माध्यम का अपवर्तनांक बताओ। तो माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और बच्चों, चाहे दिया रहे चाहे न दिया रहे, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा के लिए जानते रहा करो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये होती है। हिंडोला यहाँ ध्यान दो, माध्यम का अपवर्तनांक n बराबर C/V फार्मूला होता है। पन्ना पलटने की बजाय ध्यान दो, C की जगह 3 × 10⁸, V की जगह 2 × 10⁸। ये दोनों कट गया, 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5। अपवर्तनांक एक अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता और इसलिए अपवर्तनांक केवल 1.5 लिखा जाएगा, मात्रक लेस राशि है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.25 है। यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो जल में प्रकाश की चाल बताओ। देखो जरा, कह रहा है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यही कह रहा है ना प्यारे साथियों। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक WNG 1.25 दिया, 1.125 और कह रहा है कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸। कांच में प्रकाश की चाल, वेलोसिटी इन कांच 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपको वेलोसिटी इन जल बतानी है, यही कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है। तो गौर से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। अब अगर हमको WNG जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.125 दिया है, इसे हम लिख सकते हैं। पहला माध्यम यहाँ जल दिख रहा है, दूसरा माध्यम कांच, तो जल में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ऐसा लिख सकते हैं ना, बराबर 1.125। ये दिया हुआ है, इसको राइट कर दिए, तिरछा गुणा कर दें बेटा। तो इसलिए 19 VW बराबर जल में चाल बराबर तिरछा गुणा 1.125 × V/G, तो 1.125। और बच्चों, कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ दिया हुआ है, इसका इसमें गुणा करिए, 25 दूनी 50, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल आ गई जल में। आगे बोलो बेटा। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 64 एम्पीयर है, तो 6400 एंगस्ट्रॉम। निर्वात में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में इस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बताओ। जल का अपवर्तनांक 4/3 है, ANW 4/3। जल में तरंग दैर्घ्य बताओ। जैसे कि देखिए का जानकार बच्ची हो तुम, हमने आपको समझाया था माध्यम में चाल बताना है, वेलोसिटी इन माध्यम C/N, वायु की चाल को n से भाग दे दो। सुनेसा, ऐसे माध्यम में तरंग दैर्घ्य बतानी हो तो वायु में तरंग दैर्घ्य को अपवर्तनांक से भाग दे दो। माने बीनो दैट λW बराबर वायु में तरंग दैर्घ्य बटे अपवर्तनांक, यही तो फार्मूला है। तो अब यहाँ पर देखो, विकास सरोज रोज नहीं आते हो, 6400 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य है। नीचे अपवर्तनांक क्या दिया है बच्चों? 4/3। आप लोगों को कैलकुलेशन बताएं, 4 से भाग दो क्या हो जाएगा? 16, 16 चौको 64, 3 ऊपर गुणा हो जाएगा, 16 तरीके 4800 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14।
वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णनीय प्रकाश की किरणें 4 से 3 अपवर्तनांक वाले जल में प्रवेश करती जल में की तरंगदैर्घ्य क्या है? इसी की सगी बहन है कि वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश की किरणें, माने तरंगदैर्घ्य कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम। प्रश्न कह रहा है वायु में 4000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली किरणें प्रवेश करती हैं किसी 4/3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में, यानी 4/3। तो बच्चों हमको उस माध्यम में तरंगदैर्घ्य बतानी है, जैसा कि हम जानते हैं लैम्डा पान को। तो दीपिका लैम्डा का मान क्या है बेटा? 4000 एंगस्ट्रॉम। एन का मान 4/3। 4 से 4 कर दिया 1 आए, 3 ऊपर गुणा हो गया 3000 एंगस्ट्रॉम। इसी साथ 15वां सवाल ध्यान दीजिएगा। ये सभी सवालें आप लोग जो है मन लगा के समझते जाइए तो एक एक समझ में आती रहेगी। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 प्रकाश की कांच में तरंगदैर्घ्य क्या होगा? फिर से पढ़ो। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। इस प्रकाश की कांच में तरंगदैर्घ्य क्या होगा? 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की कांच में अपवर्तनांक 5 है, तो कांच में तरंगदैर्घ्य क्या होगी? ठीक है, तो कोई जो है प्रकाश है जिसकी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में तरंगदैर्घ्य बतानी है। ये दोनों तीनों सवाल एक जैसी हो गए। कांच में तरंगदैर्घ्य किसी माध्यम में पूछे तो इस फोटो जी अपवर्तनांक से भाग दे दिया करो, ठीक है। तो 6000 भागे 1.5। आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि दशमलव हटाने पर 0 बढ़ता है। 15 चौको 60, 4000 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी जो है जल में तरंगदैर्घ्य आ गई या उस माध्यम में तरंगदैर्घ्य आ गई जिसका अपवर्तनांक 1.5 था। और प्यारे बच्चों, दर्पण से संबंधित सवालें आज आपको बताने जा रहे हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड सवालें कैसे लगती हैं और कैसे लगाई जाती हैं। अगर आप दर्पण से रिलेटेड सवालों की ट्रिक समझ जाओगे तो लेंस जब पढ़ाऊंगा लेंस से संबंधित सवालों को लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहली चीज, दर्पण से रिलेटेड कोई भी सवाल लगाने के लिए दुनिया में केवल 3 ही सूत्र है। तो ध्यान दीजिए जरा, केवल 3 सूत्र दर्पण से संबंधित। सभी लोग ध्यान दें बेटा, दर्पण से संबंधित प्रश्न मतलब दर्पण से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। और जैसा कि आप उनेसा जी जान रहे हो, केवल और केवल 3 प्रकार के सूत्र का प्रयोग है दर्पण से संबंधित सवालों को लगाने के लिए, मात्र 3, ठीक। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना है चिन्ह परिपाटी के लिए, तो अभी समझा रहा हूँ। पहले सूत्र देखो। पहला सूत्र है F बराबर R/2। कभी भी वक्रता त्रिज्या अगर दी रहे कभी भी तो तुरंत F निकाल लेना और फार्मूला लगाना R/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ध्यान समझिए, सवाल क्लियर हो जाएगी। और एक UBF का सूत्र है 1/u + 1/v बराबर 1/f। 2 सूत्र हो गए। तीसरा और इकलौता अंतिम फार्मूला है आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर I/O बराबर -v/u। ये केवल 3 सूत्र है। अभ्यास में 3 ही सूत्र है, चाहे 40 सवाल हो चाहे 50, लेकिन ये तीनों सूत्रों में चिन्ह परिपाटी टेक्निकल हो जाती है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा। चिन्ह परिपाटी देखो बेटा, दर्पण से गौर से देखिए ऐसा वस्तु की दूरी, सभी लोग ध्यान देंगे कि अगर जैसे कहे कि एक वस्तु फला दर्पण से 5 सेमी दूरी पर रखी है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी का मतलब ये यूं दिया है। और चाहे जौन दर्पण हो चाहे जौन लेंस हो,
u का मान हमेशा ऋणात्मक। तो हमेशा u बराबर माइनस कई के आगे लिखा जाए। जैसे कह दे कि एक तो वस्तु उत्तल दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखी है, तो वस्तु दूरी है माने यूं दिया है, लेकिन u का मान याद कर लो, कसम खा लो, ऋण में लिखूंगा u बराबर ऋण 5 हमेशा, चाहे जौन दर्पण हो उन्हें, चाहे जौन लेंस हो। अब बाकी हर चीज जौन है समझे क्या है, ध्यान से सुनत जा, यूं हो गए। और बेटा गौर से देखिए, प्रतिबिंब की दूरी v से लिखा जाता है। जैसे कहे इसका प्रतिबिंब इतनी दूर पर बनता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब दूरी किससे लिखी जाती है? और इसको भी याद करा रहा हूं, ध्यान से समझो। उत्तल दर्पण अगर कहा पड़ा है सवाल में, अब कहा है तो एक मान हमेशा प्लस है। जैसे सवाल में चर्चा कर दिया कि एक उत्तल दर्पण से 10 सेमी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेमी दूर बनता है। हम जान रहे हैं प्रतिबिंब दूरी v है, रट्टा मार लो, अगर उत्तल दर्पण रहेगा तो उसे धनात्मक लिखेंगे, ठीक है। और गौर फरमाइएगा, अवतल दर्पण का केस रहे, अवतल दर्पण रह जाइए ध्यान से। अवतल दर्पण में देखो 2 तीर बना दिए, गौर फरमाइएगा। अवतल दर्पण में कभी भी प्रतिबिंब अगर उल्टा या वास्तविक या कहे पर्दे पर बन रहा है, कई शब्द याद कर लीजिए। जैसे कहा है अवतल दर्पण से एक वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा प्राप्त होता है, 40 सेमी उल्टा, या वास्तविक प्राप्त होता है, या पर्दे पर बनता है, तीनों केस में v का मान हमेशा ऋण है, ठीक है। तो ट्रिक बतावत है, ये मैंने बताया ना कि 9th में। तो अवतल दर्पण अगर रहे, तो अगर अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की खासियत का है, उल्टा कहा है, या कहा है वास्तविक कहा है, या कहा है पर्दे पर बन रहा है, ये शब्द भी कहें तो ये याद कर लोगे विकास सरोज कि v का मान अवतल दर्पण के लिए निगेटिव रहेगा। लेकिन अगर अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब कभों का इधर सीधा या आभासी वर्तमान, सीधा या आभासी, तो याद करिए v बराबर प्लस में लिखेगा। इक्कीस केस ऐसा होता अवतल दर्पण में जबकि v प्लस में रहा था, नहीं तो v हमेशा ऋण में रहा था। तो जब जो ना प्रतिबिंब सीधा बनत रहा है, कहा कि 4 सेमी सीधा प्रतिबिंब बनता है, जान ले छिपा दे तो चिन्ह बिना फसावत का, या 4 सेमी आभासी बनता है। या एक और बात सुस्मिता कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे का है, दर्पण के पीछे, तो इतने केसों में v का मान क्या रहेगा? प्लस। लेकिन किस दर्पण के लिए? याद हो रहा है, सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगी, चिन्ह धर दोगे ना। फोकस दूरी हुआ वक्रता त्रिज्या, दोनों का चिन्ह समझो। किसका किसका चिन्ह बता रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों का चिन्ह अगर जो है उत्तल दर्पण रहे, कौन सा दर्पण रहे? सवाल में उत्तल दर्पण रहे तो FV प्लस में और RV प्लस में, उत्तर त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों का मान क्या रहेगा? ठीक है उन्हें सर। और अवतल दर्पण रहे सवाल में तो रखते रहा जार, F व R दोनों क्या रहेंगे? समझ में आया? सुस्मी नहीं समझ रही। वस्तु की ऊंचाई याद कर लीजिए कि वस्तु की ऊंचाई को O से लिखते हैं और हमेशा धनात्मक होती है। नहीं समझोगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई उन्हें सब समझा देता है, चिन्ह वाली दिक्कत है, कंसेप्ट के लिए
प्रतिबिंब की ऊंचाई आई और एकज दूरी के प्रतिबिंब उल्टा रहे तो उकाव रहे, वास्तविक रहे, और तब ओके चिन्ह ऋण रहे। प्रतिबिंब अगर उल्टा बना बा या वास्तविक बना बा या जानता पर्दा पे बना है तो आई के मान ऋण है। और अगर जो है प्रतिबिंब सीधा बन रहा हो या आभासी बन रहा हो तो आई का मान प्लस में। और ये चिन्ह परिपाटी है दर्पण से रिलेटेड सवालों को लगाने के लिए। मैंने आपको समझा दिया कि आप बच्चों अब सवालों में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहले चीज तो जान लो कितने सूत्र प्रयोग होंगे। देयर आर 3 फार्मूला यूज फॉर लगाइन सवाल ऑफ दर्पण। ठीक है, तो 3 सूत्रों में पहला सूत्र क्या है? F बराबर R बटे फोकस दूरी बराबर वक्र त्रिज्या बटे। दूसरा सूत्र है 1/u प्लस 1/v इक्वल 1/f। कोई डाउट बेटा? क्लियर। तीसरा सूत्र है आवर्धन m बराबर I/O बराबर -v/19। अब चिन्ह परिपाटी में देखो क्या क्या बताए हैं आप लोग, सभी लोग गौर से देखो। अगर जो है दर्पण से वस्तु की दूरी है तो वो किससे लिखी जाती है? यूं। और हमेशा क्या होती है? ठीक है, हमेशा माइनस होती है। v का मान हमेशा माइनस, दर्पण और लेंस दोनों। प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखी जाती है? v से। प्रतिबिंब की दूरी में खासियत बताए है, उत्तल दर्पण के लिए v का मान हमेशा प्लस, अवतल दर्पण के लिए अगर प्रतिबिंब सीधा आभासी या दर्पण के पीछे रहे तो v प्लस रहे। अदरवाइज अगर प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक या पर्दा बंदबा तो v का मान का रहे माइनस। समझ में याद रहा इतना जो बताया ना हो सुन ले। और अगर फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या कहा बेटा तो उत्तल दर्पण के वक्र त्रिज्या फोकस दूरी दोनों धन होता है और अवतल दर्पण के फोकस दूरी वक्र त्रिज्या दोनों ऋण में लिखा जाए। चिन्ह परिपाटी याद करे रहा। और वस्तु की ऊंचाई O से लिखा जाता प्लस में, प्रतिबिंब की ऊंचाई I से लिखा जाता, लेकिन अवतल दर्पण के लिए या सीधा और आभासी प्रतिबिंब अगर कभो बन रहा है तो I के मान प्लस और उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो I के मान